नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवयोग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो में बहुत सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। आप अपनी सुविधा अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज का ये 5वां या 6वां जो भी वीडियो है उसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले का प्रश्न शायद हमने डिस्कस किया था जो मनी सप्लाई से रिलेटेड था, है ना, ये वाला। तो आपको इसके पहले वीडियो में मिल जाएगा ना। ठीक है, तो चलो, ये 119वां प्रश्न जो कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 से है। देख लेते हैं क्या प्रश्न है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। पहला कथन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई में 12 संकेतक और 3 आयामों का उपयोग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुनिया भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग, 1.1 अरब लोग या 1.1 बिलियन गरीबी में रहते हैं। इतने लोग गरीबी में रहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि गरीब आबादी का आधे से अधिक हिस्सा बच्चों का है, चिल्ड्रंस। चौथा स्टेटमेंट है कि भारत में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कथन, कौन से कथन सही है, हमें सही कथनों का चुनाव करना है ना। सबसे पहला कथन तो देखें तो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 संकेतक होते हैं। क्या 12 संकेतक हमारे नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में होते हैं 12 संकेतक। इसमें 10 संकेतक होते हैं ना। तो यहाँ पे 10 संकेतक होने के कारण ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इस जो भी एक वाला है इस उसको अपन रॉन्ग कर देंगे ना। ये तो नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर अपन दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुनिया भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग। तो जो वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक 2024 रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 1.1 मिलियन लोग जो है वो गरीबी में रहते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि गरीब आबादी का आधे से अधिक हिस्सा बच्चों का है। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार ये कथन भी सही। तीसरा कथन कि भारत में सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं। बिल्कुल, सर्वाधिक गरीब लोग भारत में रहते हैं क्योंकि भारत की आबादी भी ज्यादा है और इस तरीके से दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। हमारे यहाँ सर्वाधिक गरीब लोग रहते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इसके पहले जैसे अपने डिस्कस किया, दुनिया भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग गरीब रहते हैं और इसमें से आधे से अधिक हिस्सा जो है वो बच्चों का है, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनका है। तो ये बात भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कथन गलत है क्योंकि इसमें 12 संकेतक नहीं 10 संकेतक होते हैं। कौन से होते हैं इनकी बात भी अपन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे। लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर, वैसे तो दूसरा और तीसरा चौथा तीनों कथन सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, यानी दूसरा और तीसरा और चौथा तीनों सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस कारण हमने आरपीएससी ने इसका आंसर दूसरा और चौथा यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर माना है। और जिसमें ये वाला नहीं माना आरपीएससी ने, कौन सा, ये गरीब आबादी का आधे से अधिक हिस्सा जो है वो बच्चों का है। और ये बात भी सही है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं ना। तो थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं अपन। इस रिपोर्ट की अगर बात करें, मेनली इसमें आपको पता है 3 आयाम होते हैं और 10 संकेतक होते हैं, 10 इंडिकेटर होते हैं और 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 इंडिकेटर लिए जाते हैं, एक तो पोषण और दूसरा सीएमआर, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, है ना। फिर शिक्षा के अंतर्गत भी 2 इंडिकेटर है, एक तो पढ़ाई के वर्ष और एक विद्यालय में अटेंडेंस यानी उपस्थिति। ठीक है, तो पढ़ाई के औसत वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति। फिर जीवन स्तर, इसके अंतर्गत 6 इंडिकेटर है। पहला जो कि ईंधन, दूसरा स्वच्छता और तीसरा पीने का जो पानी है वाटर, बिजली इलेक्ट्रिसिटी और फिर आवास, आवास के साथ संपत्ति, संपत्ति का स्वामित्व। तो ये ईंधन, स्वच्छता, पानी और जो भी आधारभूत आवश्यकता है वो सब, बिजली, आवास और संपत्ति।
और स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण और बाल मृत्यु दर। उसके और शिक्षक है 2, पढ़ाई के औसत वर्ष और स्कूल की उपस्थिति यानी विद्यालय में उपस्थिति है ना। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात अगर इसमें करें एमपीआई 2025 की, एमपीआई 2025 की बात करें तो इसमें हमारा एमपीआई वैल्यू जो है इंडिया का, इसके अंतर्गत कोई रैंकिंग जारी नहीं की जाती। इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबी के प्रतिशत और उसके इस बार पे जो पहली बार 2025 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2025 की बात करें तो उसके अंतर्गत पर्यावरण और उसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी शामिल किया गया कि उसका गरीबी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो पहली बार ऐसा इसमें इसको डिस्कस किया गया, इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन चीजों को शामिल किया गया। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था एमपीआई 2025 की बात करें तो इसका शीर्षक था ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। शीर्षक ये शीर्षक था कौन सा, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ये ध्यान रखें आप, ये वाला शीर्षक जो था वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये शीर्षक प्रयोग किया गया। आपको पूछा जा सकता है अगले जो भी प्रश्न अगर कोई बनता है एमपीआई से रिलेटेड तो उसमें। और एमपीआई की वैल्यू अगर आप ध्यान में रखें तो 0.069 इंडिया की जो एमपीआई वैल्यू है, इसमें कोई रैंकिंग जारी नहीं की जाती कि जिस तरीके से अन्य सूचकांकों में रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबी की प्रतिशतता और कितने लोग गरीब है उनके सारे एक तरीके से आकलन रिपोर्ट बनी जाती है। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें क्लाइमेट चेंज और इसके प्रभाव को भी शामिल किया गया। तो एमपीआई वैल्यू आप ध्यान में रखें, इसकी एमपीआई वैल्यू 0.069 है, ये वाली 0.069। इसके अलावा जो है इसकी शीर्षक आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये 10 संकेतक और 10 संकेतक के साथ आपके 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और 10 संकेतक जिसके अंतर्गत 6 जीवन स्तर के हैं और 2 स्वास्थ्य के और 2 शिक्षा के। और आपको ये शीर्षक तो पता लग ही गया, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसमें कुछ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी की गई, जिसमें अभी अपने 1-2 पॉइंट तो देखे वो तो शामिल थे ही थे, जिसमें गरीबी का जो आधा हिस्सा है या फिर सर्वाधिक लोग गरीब जो भारत में रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे देश है, इसमें पाकिस्तान, इथियोपिया, सोमालिया, ये वो सारे देश में आते हैं। इसके अलावा जो है इंडिया में गरीबी जो घटकर कितनी हो गई, इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया गया था। वो पॉइंट ये था कि अभी 2005-6 से मतलब 55% से 16% हो गई 2019-21 तक, ये बात भी इसमें कही गई थी। और भी बातें हैं कुछ अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे, एक और प्रश्न से रिलेटेड आगे आएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है वो ये प्रश्न हमारा हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब ये समिति है, कुछ यहाँ समितियां दे रखी हैं और फिर उसके सामने इसके उद्देश्य दे रखे हैं, यानी इसका जांच सत्र या जिसके लिए जिस उद्देश्य के लिए समितियां बनाई गई उससे संबंधित आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहली समिति हमारी वांसु समिति है। तो वांसु समिति का संबंध किससे है? वांसु समिति के बाद में के.एन. राज समिति, फिर क्या एल.के. झा समिति, राजा जे सेलिया समिति। इसमें से आप जो मेनली इकोनॉमी में अगर अपन जब टैक्सेशन वाला सेक्टर पढ़ते हैं तो वहां पे राजा जे सेलिया समिति का होता है, ये वाला इसका चर्चा जरूर होते हैं, क्योंकि जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे तो एलपीजी रिफॉर्म के दौरान ही ये समिति बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था टैक्सेशन रिफॉर्म, और इसे राजा जे सेलिया जी को कर सुधारों का जनक भी कहते हैं। तो ये एलपीजी के दौरान बनाई गई समिति जी जो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी। तो अगर इसको कर सुधार समिति से अपन कनेक्ट करें यानी D3 से कनेक्ट करें तो अपने को इसका आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ना। फिर वांसु समिति का डिस्कशन करें, इसको 1970 के दशक में इसका गठन किया गया था। वांसु समिति जो मेनली डायरेक्ट टैक्सेस की जांच के लिए बनाई गई थी समिति, वांसु समिति है ना। और ये पहले से शायद ये प्रत्यक्ष कर जांच के लिए और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी समिति जो बनी थी उसमें भी ये सदस्य थे। और जो उसके बाद में एन.के. राज समिति है वो इसके 2-3 साल बाद बनी, वो भी इसमें दे रखी है। जैसे ये एन.के. राज समिति है, इसका संबंध जो है वो कृषि से है, कृषि संपत्ति और आय का करारोपण संबंध। ये वांसु समिति के 1-2 साल या 1973 के आसपास समिति बनी थी, जो कि कृषि संपत्ति और आय पर जो मतलब मेनली एग्रीकल्चर पर टैक्स लगना चाहिए यानी उस पर उसको लेकर बनाई गई थी। जो एग्रीकल्चर इनकम है उन पर टैक्स लगे या न लगे
उससे उस चीजों को सॉल्व करने के लिए समिति बनाई गई थी, जो कि के.एन. राज समिति के नाम से। तीसरी समिति एल के झा समिति है। एल के झा समिति जो कि अपनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो अप्रत्यक्ष कर जांच समिति है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मेनली जीएसटी की पृष्ठभूमि अगर कहें तो वो यहाँ से ही पड़ी गई थी, एल के झा के समय से ही। जब एल के झा समिति बनी तो उन्होंने अप्रत्यक्ष कर जांच समिति और इसके साथ वैल्यू एडेड टैक्स वेट की परिकल्पना भी इन्होंने प्रस्तुत की थी, वेट वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी की पृष्ठभूमि एल के झा समिति। तो ये कुछ समितियां थी और समितियां ध्यान में रखनी चाहिए कौन सी समिति किस उद्देश्य और इनका जांच क्षेत्र, खासकर प्रश्नों में मिलान करने वाले प्रश्न या फिर कथनों के रूप में ये प्रश्न आ सकते हैं। और बहुत सारी समितियां हैं जिनका हम अंत में कुछ समितियों का रिवीजन करेंगे, है ना। बहुत सारी समितियां 20-25 समितियों का रिवीजन कर लेंगे। अभी फिलहाल जो इसमें समितियां दिख रही है हमने इसका मिलान कर लिया, तो इसके अनुसार इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 500 समिति। 500 समिति का मिलान अपने किया डायरेक्ट टैक्सेस से, फिर के.एन. राज कृषि संपत्ति और आय पर करारोपण समिति इससे संबंधित थी, और फिर सी.एल. के झा समिति जिसका संबंध था अप्रत्यक्ष कर जांच से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर राजा जे सिलैया ये जो कर सुधार समिति। इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम समितियों को लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा ये क्या है, अच्छा 129 प्रश्न ये है कि भारत के सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र में निम्न में से कौन से उप क्षेत्र सम्मिलित है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात हो रही है ना, इसमें सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों की बात की है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात अपन करें तो कहाँ करें, यहाँ पे कर लेते हैं ना। जैसे आपको पता है कि जो इकोनॉमी होती है उनके 3 सेक्टर होते हैं मुख्यतः। पहला जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, या इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं आप, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र होता है पहला, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, है ना। ये जो क्षेत्र होते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, 4th और 5, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर आप जिसमें आप कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र के नाम से प्रचलित भी है। द्वितीयक जिसको उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उद्योग क्षेत्र। और फिर तीसरा जो है वो सेवा क्षेत्र होता है, जिसके बारे में ये प्रश्न था, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, है ना। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4th और 5, मतलब चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र के 2 उप क्षेत्र कह सकते हैं, इसको भाग कह सकते हैं ना। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या आती है, नॉलेज बेस्ड सर्विस होती है, जैसे लीगल सर्विस हो गई, ये लीगल सर्विस और मेडिकल सर्विसेज होती हैं वो इसमें आती है, लीगल और मेडिकल सर्विसेज। और 5वां जो है वो पंचम क्षेत्र, जिसमें डिसीजन मेकिंग सर्विसेज आती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, है ना, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। तो ये इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीयक जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस सेवा क्षेत्र को या तृतीयक टर्सरी सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे, जिसे चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। जो चतुर्थ क्षेत्र इसको अपन नॉलेज बेस्ड सर्विस के नाम से जानते हैं, नॉलेज बेस्ड सर्विस आती है इसमें, जैसे लीगल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, ये सारी इसमें आती है। और जो पंचम क्षेत्र है इसके अंतर्गत मेनली डिसीजन मेकिंग सर्विस, जो निर्णय निर्माणकारी सेवाएं हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हैं, राजनीतिक में राष्ट्रपति इसको इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो ये अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र है, और फिर विकास भी अपन इन 3 क्षेत्रों के आगे इसके आधार पर मेजर करते हैं ना। अब अपन प्रश्न को देख लेते हैं, हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि भारत के सेवा क्षेत्र में निम्न में से कौन से उप क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो रियल एस्टेट क्या है, जैसे रियल एस्टेट जैसे है होटल सर्विसेज होती है, वैसे रियल एस्टेट भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जो फ्लैट वगैरह होते हैं ये तरीके से सर्विस ही। तो रियल एस्टेट बिल्कुल सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं इसको। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी देखा हमने सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र जिसमें पंचम क्षेत्र के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग सर्विस, सिविल सर्विसेज,
या सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी सी के अंतर्गत शामिल होगा। सही बात है। फिर निर्माण और विनिर्माण से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं वो उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होती है, तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर चौथा है विद्युत एवं जल आपूर्ति। इलेक्ट्रिसिटी भी इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि इसमें भी जो है वो सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक उत्पादनकारी नीति है, तो उत्पादन होता है इसमें, एक यूनिट है एक तरीके से, तो इसको भी इसमें शामिल करता है इसमें उद्योग क्षेत्र में। तो ये दोनों इसमें नहीं होंगी, तो इससे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 और 2 एक नंबर हो जाएगा ना। सही उत्तर चुनना था आपको। तो रियल एस्टेट और सार्वजनिक प्रशासन ये जो सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र है, बाकी ये निर्माण उद्योग क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है अर्थव्यवस्था के, और विद्युत और जल आपूर्ति ये भी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इससे पहले अपन इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। एक मिनट। ओके, चलें फिर। चलो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 130 नंबर है ना, 130। क्या प्रश्न है? प्रश्न है भारत और यूके, ब्रिटेन, भारत और यूके के व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सेटा, CETA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट 2025 के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? हालांकि अभी भी चर्चा में है, चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अभी लागू नहीं हुआ है ना। 2025 में तो हो गया था समझौता, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। ये अभी लागू नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने इस पर इस्पात आयात पर प्रतिबंध लगा दिए थे। जब ब्रिटेन ने इस्पात आयात पर प्रतिबंध लगा दिए तो इसकी थोड़ी डेट आगे चलेगी। अभी ये 15 जुलाई 2026 को लागू होगा, है ना। 15 जुलाई 2026 15 जुलाई 2026 को लागू होगा, इसलिए अभी भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सेटा मेनली ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है, और इससे पहले थोड़ा ट्रेड एग्रीमेंट, अगर सेटा ये कौन से लेवल का, ये मेनली जो होता है सबसे महत्वपूर्ण समझौता उन्नत समझौता है, इसे अपन उन्नत समझौता कह सकते हैं। उन्नत समझौता से पहले अपन थोड़े समझौते डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता समझौते जरूरी है ना। हाँ, फ्रेंड डिस्कस नहीं कर लेते हैं। चलो, तो देखो अभी ये अपन सेटा की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। सेटा से पहले क्या कोई सीधा ही सेटा कर लेते हैं, या पहले भी कुछ समझौते होते हैं, या पहले कुछ बातचीत होती है? तो देखो मेनली 3-4 प्रकार के समझौते होते हैं। जो मेनली शुरुआत जो होती है वो होती है पीटीएस से। ये पीटीए क्या चीज है? ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी सबसे पहले कुछ बातचीत होती है, मिलते हैं, तो पीटीए पर बात करते हैं, यानी हम पीटीए करेंगे मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत मेनली गुड्स जो होता है, गुड्स सामान जो होता है, उसमें कुछ छूट देते हैं। मेनली यहाँ सर्विस की बात नहीं होती, यहाँ कुछ और आईपीआर वगैरह इन सब चीजों की बात नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती। हम सिर्फ कुछ सामान जो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उन पे कुछ छूट देंगे। यानी कोई मान लो ये देश है, ये देश कोई भी देश को कहेगा कि मैं पहले आपके कुछ गुड्स पर 100 रुपए लेते थे, उस टैक्स को घटाकर हम 70 रुपए कर देंगे, यानी ये छूट मिल गई। इसको बोलते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पहला पड़ाव यही होता है। सेटा वेटा ये सब बात की बातें जो सबसे लास्ट में होते हैं, है ना। तो पहले तो होता है पीटीए, यानी फर्स्ट लेवल का ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत गुड्स में कुछ छूट दी जाती है, गुड्स में कुछ छूट प्रदान की जाती है, जिसे अपन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर देते हैं, कह देते हैं ना। तो और इसके दूसरे स्तर पर जो होता है, थोड़ी और बातचीत होती है, गहरी बातचीत होती है ना। फिर ये सेटा वेटा तो तब होता है जब कोई मेलोडी वेलोडी खिला दे, और उसके बाद की बात है ना। अभी तो फिलहाल हम पीटीए और फिर थोड़ी और बातचीत हो जाए, थोड़े और घुल मिल लें, तो फिर होता है हमारा एफटीए। पीटीए के बाद दूसरा चरण आता है एफटीए का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें अपन गुड्स, बहुत सारी जो गुड्स होती हैं, इसमें भी सर्विस इन्वेस्टमेंट अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इसमें भी गुड्स में या तो अपन जो टैक्स है, उस टैक्स को हटा देते हैं, या बहुत कम कर देते हैं, यानी ना के बराबर, कुछ ही पॉइंट या 2, इस तरीके से, मेनली सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से।
तो इसमें एफटीए के अंतर्गत क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें टैक्स या तो पूरा हटा देते हैं, पूरा टैक्स हटा देते हैं, या फिर बहुत जो उसकी रेट है बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, ये दो बातें इसमें होती हैं। तो ये हो गया पीटीए और एफटीए। इसके बाद में जो होता है 3 नंबर, थोड़ी और बात से गहरी होती है, चलो मेलोडी वेलोडी ले गए, तो फिर क्या होगा, तो होगा सेसा। ये क्या चीज है, सेसा माने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें आएगा एफटीए तो आएगा ही आएगा, मतलब जो गुड्स है उसमें अकॉर्डिंग गुड्स के साथ साथ अपन सर्विस सर्विस भी इंक्लूड करेंगे। सर्विस भी इंक्लूड कैसे करेंगे, मान लो अगर किसी देश के साथ, मान लो किसी ए देश का बी देश के साथ सेसा एग्रीमेंट हो गया, मतलब मान लो भारत का किसी सिंगापुर के साथ हो गया, तो अभी जो भारत का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सिंगापुर जाके आसानी से काम कर सकता है ना, आसानी से काम कर सकता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारा अभी सर्विस सेक्टर में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी सेसा हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो सेसा में सर्विस इंक्लूड हो गया है ना। फिर और ज्यादा दोस्ती गहरी हो गई, हमने कुछ ट्रिप साथ में कर ली, डेट पे चले गए, तो क्या होगा, तो 4 नंबर जो इसका चौथा चरण आएगा जिसको हम बोलेंगे सेपा। फिर करेंगे सेपा, ये आपका हो गया सेपा। सेपा में क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सेपा, सेसा के बाद की बात है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेपा के अंतर्गत आपका गुड्स तो होगा ही होगा, गुड्स माने ये एफटीए वाली चीजें तो होंगी होंगी, इसके साथ सर्विस भी होगी, सर्विस भी होगी, इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अब हम निवेश भी करेंगे, मान लो हमारा सेपा हो गया, किसके साथ सेपा का है, मान लो यूएई के साथ सेपा हो गया, तो यूएई की जो कोई यूएई जो है कोई कंपनी जो यूएई की, वो भारत में आकर फैक्ट्री लगा सकती है, या फिर भारत की कोई कंपनी यूएई में जाकर फैक्ट्री लगाएगी, निवेश करेगी एफडीआई एफआई के थ्रू, तो ये सब क्या होगा, ये सब सेपा के अंतर्गत आएगा। तो सेपा का मतलब यहाँ पे गुड्स भी हैं, सर्विस भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी है, यानी निवेश भी शामिल हो जाता है सेपा में, है ना। इसके बाद जो है वो हमारा सेपा हो गया। अब जो हमारे प्रश्न में जो दे रखा है सेटा की बारी आएगी। हालांकि सेटा जो है वो सेपा की इक्विवेलेंट ही है, लेकिन इसको अपन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा नाम देने के लिए सेपा की इक्विवेलेंट ही माने इसको, है ना। बस थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है कि ये थोड़ा सेपा जो सेपा से उन्नत समझौता कह सकते हैं सेटा, है ना। तो ये सबसे उन्नत स्तर का और अंतिम समझौता यही होता है फिलहाल के लिए, बाकी इसको नाम देने के लिए अलग नाम दे देते हैं। मुख्य समझौते यही होते हैं 5 है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखें। सबसे पहले तो क्या होता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर थोड़ी और बातचीत हुई, उसके बाद हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर एफटीए के बाद हो गया सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सेसा, सेसा के बाद हो गया सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा के बाद में हो गया सेटा, सेपा के इक्विवेलेंट सेटा, सेटा इक्विवेलेंट सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। इस तरीके से याद रखें आप लोग। तो पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें गुड्स होती हैं, इसमें सर्विस इंक्लूड होती है सेसा में, और सेपा में गुड्स के साथ सर्विस के साथ इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है, और सेटा में तो सर्विस इन्वेस्टमेंट गुड्स सब शामिल हो जाता है। इसमें डिजिटल ट्रेड भी शामिल होता है सेटा में, डिजिटल ट्रेड हो गया, साथ ही आईपीआर हो गया, आईपीआर के साथ जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती है, कुछ चीजें मंगवानी ले जानी करनी, ये सब भी इसमें आता है, यानी ये भी आप कर सकते हो, फ्री है, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस तरीके से ये कुछ व्यापार समझौतों की हमने बातें की, बेसिक बातें थी। अब हम इस हमारे प्रश्न तक चलते हैं। हमारा प्रश्न जो कि सेटा से रिलेटेड है, जो कि एक उन्नत समझौते का स्तर है, और अब उसकी बात हम कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेटा, और सेटा अभी भी चर्चा में, क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ, 15 जुलाई को लागू होगा शायद। तो ये सेटा 2025 के विषय में प्रश्न है, और कथन सत्य कथनों का चुनाव जो है हमें करना है, ठीक है। पहला कथन है, ये भारत और यूके के बीच एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। इस समझौते के अंतर्गत भारत से यूके को होने वाले 99% निर्यातों पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है। सही बात है, तभी तो होगा सेटा। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत और यूके के बीच
द्विपक्षीय व्यापार 96 बिलियन डॉलर तक पहले ही पहुंच चुका है और 2030 तक इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता बिल्कुल, और 99% निर्यातों पर शुल्क समाप्त कर दिया है, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे 96 बिलियन डॉलर नहीं, 56 बिलियन डॉलर है। तो ये देखो किस तरीके से हेर फेर कर दी है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे डबल डिजिट आंकड़ों में आरपीएससी जब भी देखते हैं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, डबल डिजिट है ना, कोई भी प्रश्न हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये 96 बिलियन डॉलर नहीं, 56 बिलियन डॉलर है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 और 2 यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा ना, तीसरा तो गलत हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारा कथनों को सम्मिलित करना है। ये सूची, एक मिनट, ये सूची एक दे रखी है और दूसरी सूची इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है राष्ट्रीय योजना समिति, एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। राष्ट्रीय योजना समिति आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और 1938 में इसका गठन हुआ था, है ना, राष्ट्रीय योजना समिति। 1938 में इसका गठन हुआ था। फिर लोगों की योजना या फिर पीपल्स प्लान, लोगों की योजना या जन योजना। ये पीपल्स प्लान मेनली एम एन रॉय की अवधारणा थी। एम एन रॉय ने इसका प्रतिपादन नहीं किया, लोगों की योजना पीपल्स प्लान एम एन रॉय द्वारा। फिर बात करें अगर बॉम्बे प्लान की, बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान दोनों एक साथ अपन याद करते हैं। बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान 1944 में। बॉम्बे प्लान तो आपको पता है, 8 जो उद्योगपति थे, तो उन उद्योगपति द्वारा मिलकर इस प्लान को तैयार किया गया था। और गांधीयन प्लान मेनली श्रीमन नारायण अग्रवाल की अवधारणा थी। गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण अग्रवाल। उसके बाद में सर्वोदय प्लान भी दे रखा है, जो सर्वोदय प्लान जो है वो जयप्रकाश नारायण, जो इनकी अवधारणा थी, सर्वोदय प्लान, सबका उत्थान। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न अच्छा मिलान भी करना। तो ये सर्वोदय प्लान तो 1950 और ये अपना बॉम्बे प्लान गांधीयन प्लान 1944 हो गया। फिर राष्ट्रीय योजना समिति 1938, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपकी पीपल्स प्लान हो जाएगा 1945 में, एम एन रॉय। और बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान 1944 और सर्वोदय प्लान 1950। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं 136। क्या प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक देश में, आरबीआई देश में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के दौरान मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकता है, यानी मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई को कम करना है तो सीआरआर, सारी चीजें बढ़ा दो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, तो ये सब कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, नकद रिजर्व अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाकर, बिल्कुल सही बात है। रेपो रेट घटाकर नहीं, रेपो रेट घटाएंगे तो कैसे मनी लोन वगैरह सारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे तो सरकार से जन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो उनके हाथ में पैसे जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। खरीदना नहीं है, बेचो, क्या करो, बेचो, पैसे खींचो। तो ये भी गलत हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अनएम्प्लॉयमेंट से आएंगे। चलो 137, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है? नेचुरल रेट। क्या बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है? सबसे पहला प्रश्न, पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। जब आप इस सवाल का जवाब पाएंगे तो आप, जब ये भी सवाल आपको पता लगेगा कि प्राकृतिक दर क्या होती है, नेचुरल रेट क्या होती है। सबसे पहले तो बेरोजगारी क्या होती है, कहाँ डिस्कस करें इसको थोड़ा सा। चलो, जो मेनली अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है वर्क फोर्स और लेबर फोर्स का अंतर, श्रम बल और कार्यबल। कार्यबल जो अभी कार्य में लगा हुआ है,
और लेबर फोर्स, श्रम बल जो अभी निकम्मा बैठा है या जिसको अभी रोजगार नहीं मिला, तो इसके अंदर को अपन क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। यहाँ पर मेनली नेचुरल जो प्राकृतिक बेरोजगारी दर के बारे में है। प्राकृतिक बेरोजगारी दर क्या है, तो मेनली ये कॉन्सेप्ट है कि बेरोजगारी को पूर्ण तो समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कुछ न कुछ % बेरोजगारी रहेगी, कुछ न कुछ % बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी। पूर्ण बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन ये अर्थव्यवस्था को हानि भी पहुंचा सकती है, ये महंगाई को बढ़ा सकती है। यानी अगर बेरोजगारी दर 0% हो जाए, मान लीजिए बेरोजगारी 0% हो जाए, जो कि संभव भी नहीं है, मान लो 0% का मतलब यहाँ 3 से 4% है, मान लो 3 से 4% बेरोजगारी रेट है, बेरोजगारी दर 3 से 4% है, तब क्या महंगाई बढ़ सकती है? कैसे बढ़ेगी महंगाई? मान लीजिए अब कंपनी को कोई, ये कंपनी है जिसको कर्मचारियों की आवश्यकता है, अब यहाँ पूर्ण रोजगार है, यानी कि कोई निकम्मा नहीं है या कोई फ्री नहीं है, सब काम में लगे हुए हैं। कंपनी के पास कौन आएगा? कंपनी आवेदन मंगवाएगी लेकिन कोई आवेदन करेगा ही नहीं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना वेतन जो है वेतन बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को। वेतन बढ़ाएंगे तो लोग तो आएंगे, लेकिन वेतन बढ़ाने से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन लागत जो है बढ़ जाएगी। तो उत्पादन लागत बढ़ेगी तो कंपनी क्या करेगी? इसको बैलेंस करने के लिए कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उन उत्पादों की प्राइस बढ़ा देगी, तो अल्टीमेटली ये भार जो है वो किस पे आएगा? जनता पे। उत्पाद की जो प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। इस तरीके से जो प्राकृतिक बेरोजगारी दर है, यानी कुछ तो बेरोजगारी रहती ही रहती है, नेचुरल है। अब कौन कौन सी बेरोजगारी की जब टाइप्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, है ना। जैसे बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप सुनते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, सक्रिय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सारी बेरोजगारी है ना। तो इस पे अकॉर्डिंग अपन देखेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर के विषय में कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है कि प्राकृतिक बेरोजगारी की दर वास्तविक या स्वैच्छिक आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न न्यूनतम बेरोजगारी की दर है। ये परिभाषा एक तरीके से, क्योंकि ये वास्तविक है, यानी प्राकृतिक बेरोजगारी दर, बेरोजगारी को पूर्ण समाप्त नहीं किया जाएगा, कुछ न कुछ समय के लिए या कुछ न कुछ बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, यानी स्वैच्छिक आर्थिक कारकों के कारण। स्वैच्छिक आर्थिक कारक कैसे? जैसे मान लो मंदी आ गई, या फिर जिसे अपन सक्रिय बेरोजगारी कहते हैं, मंदी के दौरान, तो मंदी तेजी का जब दौर चलता है तो ये अल्पकालिक है, ऐसा तो नहीं है कि दीर्घकालिक बन ही रहेगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए है, तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये स्वैच्छिक आर्थिक कारकों के कारण उत्पन्न है, ये अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ पे प्राकृतिक बेरोजगारी दर को समझाने का एक तरीका कह सकते हैं इस तरीके से, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यदि बेरोजगारी सक्रिय, ये भी सक्रिय बेरोजगारी संस्थागत या नीति आधारित है तो इसे प्राकृतिक नहीं माना जाता है, यानी सक्रिय है तो ये नेचुरल नहीं मान सकते आप इसको। कैसे? मान लो ये अल्पकालिक है, सक्रिय बेरोजगारी का मतलब, या ये मंदी तेजी या किसी उत्पादों की मांग घटने या बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई है सक्रिय बेरोजगारी। तो ये सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, सरकार ने किस तरीके से टैक्सेशन रेट है, या सरकार ने मांग आपूर्ति नियम, या फिर जिस तरीके से आरबीआई द्वारा या फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, ये सारे नीतिगत संस्थागत बदलाव जो है वो इस बेरोजगारी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो अल्पकालिक है, वो संस्थागत नीति परिवर्तन करके इन चीजों को सही भी किया जा सकता है, तो इस कारण इसको नेचुरल नहीं मान सकते है ना, ये तो प्रेरित है गवर्नमेंट द्वारा, इस सरकार या संस्थागत नीति द्वारा प्रेरित है, तो इसको नेचुरल नहीं कह सकते अपन, तो ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक बेरोजगारी के कारण किसी अर्थव्यवस्था में 100% पूर्ण रोजगार प्राप्त करना असंभव। बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया कि 100% पूर्ण रोजगार नहीं कर सकते अपन, ये ऐसा संभव ही नहीं है ना। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 100% पूर्ण रोजगार होगा तो इससे महंगाई भी बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक बेरोजगारी के कारण यही ऐसा होता है, ऐसा इसमें बताया गया। तो जैसे जैसे अगर आपको समझ में आए, वो तीनों स्टेटमेंट्स दिए इसमें और तीनों कथन सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं। मेनली जैसे अपन संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसके कारण क्या ये नेचुरल बेरोजगारी इसमें रहेगी, या फिर अपन संघर्षात्मक जो घर्षण बेरोजगारी देखते हैं, जो एक जो अपना नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी
केवल पाने के लिए, जब उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इस पे घर्षण या संघर्षात्मक बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, नेचुरल है, वो तो है ना, नेचुरल है, क्योंकि वो उसका खुद का निर्णय था, स्वैच्छिक निर्णय था, तो उसको नेचुरल कह सकते हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये जिनके तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना सही आंसर। अब हम कुछ, ये फिर समितियों का प्रश्न आ गया। वैसे तो हम सारी समितियों को एक साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में, आप बने रहें लास्ट तक, तो सारी समितियों को एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ना, ताकि अगर कोई समिति मेनली यही ऐसा डिटेल में नहीं करेंगे, उसका जांच से बेहतर या जिस उद्देश्य के लिए वो समिति बनाई गई थी उस पर चर्चा करेंगे। तो हम कुछ कमेटी का नाम है और किस उद्देश्य के लिए बनाई गई उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी नरसिम्हन कमेटी है, सबसे फेमस कमेटी नरसिम्हन कमेटी। ये मेनली 2 कमेटियां थी, आपको पता हो। नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी जी, जो कि मेनली राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थी, और नरसिम्हन समिति 2 जो कि 1998 में बनाई गई थी, जो कि बैंकों के विलय से रिलेटेड थी। 2 बातें याद रखनी। जो पहली समिति थी नरसिम्हन फर्स्ट, जो कि किससे रिलेटेड थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थे, और दूसरी जो समिति थी वो थी बैंकों के विलय करने से संबंधित। ठीक है, और ये मेन बात है, आपको ध्यान रखनी। तो ये बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी, तो ये इसको अपन बैंकिंग सुधार से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी मल्होत्रा कमेटी, मेनली मल्होत्रा जी जो है वो बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित थी, तो ये बीमा सुधार। केलकर समिति, केलकर कमेटी अपन देखते हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म से रिलेटेड थी, कर सुधार से संबंधित। RS खान कमेटी का संबंध यूनिवर्सल बैंकिंग, सार्वभौमिक बैंकिंग, जिन्होंने गांव और ग्रामीण स्तर तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए बहुत सारे सुझाव, व्यापक सुझाव दिए गए थे। तो RS खान कमेटी का संबंध यूनिवर्सल बैंकिंग से है, और केलकर कमेटी का संबंध कर सुधार से है। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से रिलेटेड है, और नरसिम्हन कमेटी जो कि बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम कुछ बातें इसके अनुसार इसका आंसर मिल जाएगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा MSME के नए वर्गीकरण। अच्छा, MSME की जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसके संदर्भ में सही कथन पूछा है। सबसे पहले तो क्या है न्यू क्लासिफिकेशन, उसको देख लें थोड़ा सा, नहीं तो स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक मिनट, ओके। देखो, मेनली जो इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात करेंगे अपन है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, और यहाँ पे कुछ सेक्टर हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सो रहा है, आपको दिख रहा है? ओके ओके ओके, चलो। सो आपको शो हो रहा है ना, या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है ना? अरे, इसको एक बार थोड़ा सा, कोई नहीं, लिख लेते हैं माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। चलो, समझ में गया। तो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट, अभी नया न्यू क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, 2.5 करोड़, और माइक्रो में 25 करोड़ इसमें आपका स्मॉल में, और मीडियम में कितना है? मीडियम में है 125 करोड़, है ना? ओके, तो इसके अनुसार टर्नओवर, इसका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट का जो पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसका 2.5 गुना है, और टर्नओवर 2 गुना है। ठीक है, पुराने वाले का। तो 2.5 गुने का मतलब, अभी यहाँ पहले 5 था तो 10 हो गया,
और यहाँ पे पहले 50 था, 100 हो गया, पहले 250 था, 500 हो गया। और ओल्ड क्लासिफिकेशन से भी तुलना इसकी कर लेते हैं। पहले जो माइक्रो में था वो 5 करोड़ था टर्नओवर, और इसमें था 50 करोड़, इसमें था 250 करोड़। अब इसके 2 गुना कर दिया, यानी 5 का 10 हो गया, 50 का 100 हो गया और 250 का 100 हो गया। इसी तरीके से इसका 2.5 गुना हो गया, यानी पहले 1 करोड़ से अब 2.5 करोड़ हो गया, और फिर पहले अपने 10 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, और फिर पहले हमारा 50 से 125 हो गया, इस तरीके से। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 2.5 गुना पहले के क्लासिफिकेशन से वृद्धि हुई है, और टर्नओवर में 2 गुना वृद्धि हुई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को देख लेते हैं ना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि निवेश सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया। अब इन्वेस्टमेंट को हमने 2 गुना बढ़ाया, क्या इन्वेस्टमेंट को, निवेश इन्वेस्टमेंट तो 2.5 गुना, और टर्नओवर को 2 गुना, यानी जैसे पहले 5 करोड़ था तो अब 10 करोड़ हो गया, है ना, अब 50 करोड़ हो गया स्मॉल में, इस तरीके से। निवेश सीमा को 2 गुना नहीं 2.5 गुना, तो ये गलत हो गया अपना। निवेश सीमा इन्वेस्टमेंट जो निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, सही बात है। तो टर्नओवर सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही बात है। टर्नओवर सीमा को 2.5 गुना नहीं, टर्नओवर सीमा को नहीं, निवेश सीमा को 2.5 गुना है, तो ये गलत हो गया। 2 और 3 है, 2 और 3 हमारा कथन नंबर 2, ये वाला, ये 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 143 नंबर जो है वो, विकसित भारत 2047 सरकार की एक दृष्टि विजन है जो भारत को 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की है। यह विजन 4 स्तंभों पर आधारित है, बिल्कुल 4 स्तंभ, जिसे अपन ज्ञान के नाम से जानते हैं। ज्ञान जो मैं दे रहा हूं, नहीं, ज्ञान का मतलब यहाँ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, है ना। ये 4 चीजें, जिसे भारत की 4 जातियां भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, और इसके अकॉर्डिंग इसमें देख लो कहाँ है, ये पहला ही है ना, युवा, गरीब, महिलाएं और कृषक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 144, चलो 144वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने 79 स्वतंत्रता दिवस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं आपको। तो कोई टास्क फोर्स होगी तो उसका क्या उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य आप आराम से पता कर सकते हो। बिल्कुल आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करेंगे, तभी तो एक नई न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न्यू जनरेशन जनरेट कर पाएंगे। और अगर ऑप्शन देखें तो रोजगार सृजन और कृषि में नवाचार, ये तो इसका एक ही सब पार्ट हो गया ना, युवा, महिला, गरीब का सशक्तिकरण, नया तकनीक, ये होगा तभी नीचे वाले 3 तो हो ही जाएंगे। क्या होगा तब, आर्थिक गतिविधियों में संबंधित सभी मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं है उनका इवैल्यूएशन करेंगे, और इस तरीके से एक टास्क फोर्स जो कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आकार देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा 148, क्या प्रश्न है, सीधा स्टेटमेंट है क्या, कथन 1, 2 और 3, फिर हम लोग को सही कथन का पता करना है। पहला कथन है कि एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक, यहाँ शेड्यूल बैंक की बात हो रही और कॉमर्शियल बैंक की बात हो रही है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एक अनुसूचित व्यापारिक कमर्शियल बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है क्या? पहले तो ये थोड़ा बैंकिंग स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है ना। देखो आपको पता है कि भारत में जो बैंकिंग की संरचना है वो संरचना है, यहाँ हमारे
दो टाइप के बैंक हैं, एक तो है अनुसूचित अनुसूचित बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है, और एक तो है गैर अनुसूचित। जो अनुसूचित बैंक है ये दो प्रकार से हैं, एक तो है वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक, इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है। अब इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं कॉमर्शियल बैंक। दूसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक, जो आपको पता है स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव दो प्रकार के हैं। कॉमर्शियल बैंक में आपको पता है कुछ पब्लिक बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं और कुछ फॉरेन बैंक होते हैं। अगर वर्तमान सिनेरियो में देखें तो लगभग पब्लिक बैंक कितने हैं, 12, और प्राइवेट बैंक 21 के करीब है, और 44 फॉरेन बैंक है। सबसे ज्यादा कौन से बैंकों की संख्या है, विदेशी बैंक सबसे ज्यादा है। पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक ये कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। जो अनुसूचित बैंक जिसके तहत जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको आरबीआई जो की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, और ये आरबीआई से सभी प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं, यानी जमा करना, लेना, ब्याज दर वगैरह ये सारी चीजें उनसे ले सकते हैं। सारी सुविधाएं, लॉकर की, ये सब सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अब मान लो मनी यहाँ सब उनके पास मनी सप्लाई कम पड़ रही है तो मनी भी इस तरीके से। इसका मतलब आप सभी सारी सुविधाएं ले रहे हो तो आपको उनके सारे नियम भी मानने पड़ेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा काम भी करना पड़ेगा, तो सारे नियम भी इनको मानने पड़ते हैं आरबीआई के। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनकी इनसे रिलेटेड ये सवाल है, इस सवाल को अपन देख लेते हैं। यहाँ है कि अभी हमने देखा ये अनुसूचित व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची पंजीकृत होता है, बिल्कुल सही बात है। एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख होती है, यानी जो पेडअप कैपिटल है, इस पेडअप कैपिटल की चर्चा आरबीआई अधिनियम जो 1937 है उसकी धारा 42 6 क्लॉज ए में की गई है, उसमें पेडअप कैपिटल का जिक्र है। उसके अंतर्गत सॉरी थोड़ा पानी पी लेते। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आरबीआई अधिनियम 1937 की जो धारा है 42(6)(a) उसके अंदर पेडअप कैपिटल का जिक्र है, और उसमें 5 लाख तय की गई है जो भी राशि, अधिकतम राशि। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से वाले, जो विदेशी बैंक होते हैं और प्राइवेट बैंक होते हैं, विदेशी बैंक और प्राइवेट बैंक, यानी फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों जो है वो एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं। ये बात भी सही है, तो तीनों कथन सत्य है ना, 1, 2 और तीनों सही है। इसके अलावा जो ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो भी वो भी अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंकों के अंतर्गत जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऊषा थोराट समिति के सिफारिश के आधार पर गठन किए गए थे। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक होते हैं, भुगतान बैंक, या जो आरआरबी है, विशेष स्पेशलाइज्ड बैंक है आरआरबी, वो भी अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आता है। रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े कार्यों को देखता है। तो ये सारी बैंकिंग की बातें थी जिसमें हम अनुसूचित बैंक और इसके अंतर्गत इसकी जो है वो पेडअप कैपिटल और इसके अलावा के पंजीकृत हो सकता है बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात, जो कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के उसके भी रेगुलेशन इनको मानने पड़ते हैं, है ना, इसके अंतर्गत भी इसको पंजीकृत करवा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 149 है ना। अगला प्रश्न 149 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई अधिनियम 1937 में आया, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी, और इससे पहले तो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, है ना, और एक यंग रिटर्न कमेटी की रिपोर्ट पे इसका गठन किया गया था 1926 इसकी सिफारिश पर, और इस तरह के आरबीआई की राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 150।
150 प्रश्न है कि कौन सी एक बैंक की संपत्ति नहीं है। बैंक के पास भी कोई संपत्ति होती है ना, संपत्ति होती है तो उसकी कुछ लाइबिलिटी भी होती होगी, है ना। देखो बैंक जो होता है, बैंक बैंक के पास कुछ तो होती है असेट, यानी इसको संपत्ति लिख सकते हैं। कुछ तो बैंक की होती है संपत्ति और कुछ होती है लाइबिलिटी, देयता। संपत्ति यानी बैंक के पास, बैंक जो पैसे कमा रहा है, या बैंक के जो पैसे हैं, बैंक का जो मनी है, बैंक की जो बैंक के पैसे हैं वो बैंक की संपत्ति है, बैंक की असेट है। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो बैंक को चुकाने हैं पैसे, जनता के पैसे या जो भी पैसे हैं, या फिर उसने शेयर होल्डिंग है, मालिकों के पैसे हैं, तो वो सब क्या है, लाइबिलिटीज है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन को इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिट करोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद। अब कोई बैंक अपनी सीआरआर बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है तो उसको वापस मिलेगी, वो तो सिक्योरिटी एक तरीके से, वो तो सुरक्षा के लिए आरबीआई के पास जमा करवाई है बैंक ने, ताकि वो बैंक सुरक्षित रहे इसके साथ, इस जिम्मेदारी के साथ, तो वो तो उसको वापस मिलेगी, वो तो उसकी क्या है, असेट है, संपत्ति है। और यहाँ आपको पूछा संपत्ति नहीं है, तो ये तो संपत्ति है, सीआरआर। दूसरा है कि मांग पर अल्प सूचना राशि। मान लो कोई बैंक है जो नोटिस मनी, मान लो किसी बैंक के पास पैसा कम पड़ गया, तो जो किसी बैंक ने किसी बैंक को उधार दे दिया, तो उसको, वो उसकी असेट है, वो वापस मिलेगा इसको 14 दिन के अंदर नोटिस मनी, तो ये भी क्या है, संपत्ति है। तीसरा है आस्थगित अंश। आस्थगित अंश क्या होता है, डेफर्ड जो शेयर होता है, आस्थगित अंश डेफर्ड शेयर। शेयर का मतलब ही क्या हो गया, अंश आ गया, मतलब शेयर का मतलब तो मालिकों की पूंजी होगी, तो ये तो लाइबिलिटीज है, वापस चुकानी है। वापस कैसे, जैसे लाइबिलिटी कैसे हुई, कोई अंश है, शेयर है, मान लो किसी बैंक ने 10 रुपए के शेयर जारी किए, तो मान लो ये कोई आदमी या जनता, आम जनता ने खरीद लिए उस शेयर को। अब इस शेयर पर जो डिविडेंड होगा वो भी इनको मिलेगा, इसके साथ रिफंड भी, अंत में सबसे लास्ट में रिफंड भी मिलेगा। तो ये बैंक का पैसा तो नहीं है, जनता का पैसा है, यानी कि ये शेयर है, अंश मालिकों का पैसा है, तो एक तरीके से इसको डेफर्ड शेयर कहेंगे, है ना। ये एक डेफर्ड शेयर है, डेफर्ड शेयर है, यानी कि आस्थगित अंश जो कि बैंकों की लाइबिलिटीज हैं, यानी बैंक की संपत्ति नहीं है, ये क्या है, लाइबिलिटीज है, इस पर डिविडेंड लेना होगा। यहाँ इस मान लो आस्थगित आपको नहीं पता, लेकिन अंश तो पता है, अंश का मतलब शेयर, और शेयर का मतलब आपको पता ही है, शेयर तो मालिकों की पूंजी होती है। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये बैंक की लाइबिलिटीज हैं, देयता है, न कि संपत्ति। अच्छा, विनियोग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, बैंक कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, तो बैंक की एक तरीके से असेट क्रिएट हो रही है, तो ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा शाखा बैंकिंग के बारे में है ना। 145, शाखा बैंकिंग में कौन सा गुण नहीं है। शाखा बैंकिंग क्या होती है, ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग कौन सा गुण नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है पूंजी का समुचित विनियोग। देखो शाखा बैंकिंग, मान लो एसबीआई है हमारा एक बैंक, तो एसबीआई की बहुत सारी शाखाएं हैं, देश भर में बहुत सारी शाखाएं हैं। एक शाखा मान लो जयपुर में भी है, एक शाखा दिल्ली में भी है, एक मणिपुर में भी है। इस तरीके से मतलब हर शहर में है शाखाएं, तो उदाहरण के लिए, तो इनको ब्रांच बैंकिंग का कौन से लाभ होंगे, मतलब इनको क्या फायदा होगा ब्रांच बैंकिंग से, इसके इस अप्रोच, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पूंजी का समुचित उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। मान लो जयपुर शाखा के पास पैसे कम बढ़ रहे हैं, तो इसको मणिपुर वाले में कोई वैसे भी लोन वोन लेता नहीं है, तो इस वाले पैसे इस पर ट्रांसफर कर दो। यानी हेडक्वार्टर सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, ब्रांच बैंकिंग ब्रांचों को मैनेज करने के लिए मैन एक हेडक्वार्टर, तो वो सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, यानी कि पूंजी का समुचित उपयोग, विनियोग, कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना है, वो सब देख सकता है। दूसरा है नकद कोषों की बचत। यस, बिल्कुल, नकद कोष जो है, मान लो इसमें
कैश जो कम पड़ रहा है जयपुर में तो यहाँ से मणिपुर से इसमें डाल दो, या दिल्ली में कम पड़ रहा है तो जयपुर से इसमें डाल दो, यानी पैसा आपका फालतू करना पड़ा रहे, उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। लेकिन इसकी तुलना में कोई जिसकी ब्रांच बैंकिंग नहीं है, कोई छोटा सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसको वहां पे कोई इस तरीके से ब्रांचिंग बैंक के उसको तो खुद मैनेज करने वाला है ना, उसका कोई हेडक्वार्टर है, वो खुद ही करता रहता है, तो उसमें ऐसे गुण नहीं होंगे। ऐसे गुण तो ब्रांच बैंकिंग में ही मिलेंगे आपको। तीसरा है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार बिल्कुल कर सकता है। मान लो ये अब जयपुर में, जयपुर से अन्य जयपुर के कुछ स्थानीय इलाकों में चले जाएंगे, है ना, ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग खोल सकते हैं ना, तो इस तरीके से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी कर सकते हैं। ब्याज दरों में भिन्नता, ब्याज दरों में भिन्नता आ सकती है क्या? देखो जयपुर शाखा में अगर आप जाओगे लोन लेने या एफडी करवाने जाओगे तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी, मान लो 8% मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में भी 8% मिलेगी, ऐसा ही है बिल्कुल, यही तो ब्रांच बैंकिंग है। अब जो हेडक्वार्टर है सारी चीजों के ब्याज दर एक अलग अलग तो नहीं रख सकता, फिर वो चीजें कैलकुलेशन मैनेज कैसे करेगा? यानी कि अगर जयपुर शाखा में आप एफडी इंटरेस्ट लोन लेने जाओगे तो जो ब्याज दर आपको जयपुर शाखा में मिलेगी वो सेम ब्याज दर आपको दिल्ली की शाखा में भी मिलेगी, यही तो ब्रांच बैंकिंग है। यानी ब्याज दरों में भिन्नता नहीं, ब्याज दरों में समानता, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये गलत है, ये बैंकिंग शाखा या ब्रांच बैंकिंग का गुण नहीं, ये तो स्थानीय बैंक या कोई अन्य जो बैंक जो एकीकृत बैंक है और उसी का गुण है, ये तो ब्रांच बैंकिंग का गुण नहीं हो सकता है। तो ये आपका शाखा बैंकिंग से रिलेटेड एक सवाल था। अब हम नेक्स्ट सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल है आपका 146। ओके चलो, नोट जारी करने की 146, नोट जारी करने की आनुपातिक कोष प्रणाली, प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनल फंड सिस्टम के प्रावधान को मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किस भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? अच्छा देखो, पहले तो क्या होता था, आरबीआई नोट जारी करता था, मतलब नोट छापने थे उसको, तो मान लो उसको नोट छापने, तो उसके रिजर्व में उतना ही सोना उसको रिजर्व करना पड़ता था, यानी सोना खरीदना पड़ता था। मान लो आरबीआई को 500 करोड़ के नोट छापने नहीं, तो उतना ही सोना उसको रिजर्व रखना पड़ेगा, पहले ऐसा सिस्टम था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देश की जरूरतें बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो नोट ज्यादा छापने पड़ते, ज्यादा सोना खरीदना पड़ता, तो ये सब मिसमैनेज हो गया। अभी तो सोना तो हर नोट छापने के लिए बार बार सोना खरीदना पड़ता, तो इस सरकार का जो है वो बैलेंस बिगड़ रहा था, फाइनेंशियल बजटिंग। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 था। उसके अंतर्गत हमने जो अनुपातिक कोष प्रणाली थी हमारी, यानी जिस अनुपात में आप नोट छाप रहे हो उस अनुपात में ही आपको क्या रखना है, सोना जो है वो रिजर्व में रखना है। तो इसको अपने न्यूनतम यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम जितना फिक्स है उतना ही रखना है, और वो कितना किया, वो किया 200 करोड़। तो ये इसमें भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 1956 इसका सही आंसर है। और इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें क्या किया, इसमें किया यह कि इसमें जो पहले अनुपातिक जो कोष प्रणाली थी, इसमें जिस अनुपात में आपको नोट्स छापने थे उसी अनुपात में आपको सोना रखना था। लेकिन अभी जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इसके अंतर्गत 200 करोड़ फिक्स कर दिए, यानी आपको मिनिमम रिजर्व रखना है, फिर कितने भी नोट्स छापो कोई दिक्कत नहीं, 500 छापो, 1000 करोड़ छापो, कितने भी छापो। 200 करोड़ में मेनली 115 करोड़ तो आपको गोल्ड रिजर्व रखना है, 115 करोड़, और आपको 85 करोड़ रखने हैं आपको विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी आपको रिजर्व रखनी है। तो ये 200 करोड़, इसके अंदर ये 115 तो गोल्ड हो गया और 85 करोड़ आपको विदेशी मुद्रा रिजर्व रखनी है। फिर उसके बाद में आप जितने नोट छाप सकते हो, जितने चाहो उतने छापो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 1956। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 143। 143 क्या प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में से सर्वप्रथम मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत किसने की? मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग, देखो मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है
जब कोई बैंक आम जनता के खाते खोलने के बजाय कोई सी कंपनी के फंड को मैनेज करने या उसके जो अंश है, शेयर धारक है, उनके मालिकों के पैसे से, या उसकी जो शेयर मार्केट है उसको मैनेज करने में, या उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको संभालने में सारी अपनी जो भी संसाधन है उनका उपयोग करता है, या वो सर्विस देता है इस प्रकार की, तो वो मर्चेंट बैंकिंग होती है। यानी वो एक तरीके से बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, तो वो मर्चेंट बैंकिंग होती है। उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाते हैं और वो डिपार्टमेंट जो है वो मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है। और मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं, चाहे उस कंपनी की जो बैलेंस शीट मैनेज करना हो या उसके शेयर मार्केट से रिलेटेड काम संभालना हो, ऐसी सलाहें वो देता है। ऐसा सबसे पहले काम भारत में किसने शुरू किया? तो यहाँ अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है तो भारतीय वाणिज्यिक बैंक पूछा है, भारतीय कॉमर्शियल बैंक कौन सा था जिसने ये काम पहली बार शुरू किया? तो एसबीआई था। और अगर ऐसे पूछते भारतीय न देकर ऐसे सिर्फ सिंपली पूछ रहे थे कि निम्नलिखित वाणिज्यिक बैंकों में से सर्वप्रथम मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर होता नेशनल ग्रिडलैंड बैंक, जो कि 1967 में इसने ये पहला काम शुरू किया। ये विदेशी बैंक था वो, तो एक तरीके से इसका नाम था नेशनल ग्रिडलैंड बैंक। इसने ये काम 1967 में शुरू किया था। उसके बाद में 1972 में एसबीआई ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट में मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत की। इसके बाद में भी बहुत सारे बैंक आ गए 1974 में, फिर कैनरा, यूको, ये सारी बैंक इसमें आ गए। लेकिन सबसे पहले तो एसबीआई, और एसबीआई से पहले अगर विदेशी बैंक की बात करें 1967 में नेशनल ग्रिडलैंड बैंक है, तो ये मर्चेंट बैंक है। और यहाँ मर्चेंट बैंक की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं 144 प्रश्न है कि विलय के बाद त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना की संस्तुति किस समिति ने की? विलय, बैंकों के विलय की बात हो रही, त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो विलय के बाद त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना, विलय के पहले की जो समिति बनी थी उसने विलय के बाद की होगी, तो विलय की पहले कौन सी बनी? तो राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थी वो समिति थी हमारी नरसिम्हन समिति फर्स्ट 1991 में, जिन्होंने रिपोर्ट दी। और नरसिम्हन कमेटी सेकंड का संबंध तो बैंकों के विलय से है, और नरसिम्हन समिति फर्स्ट का संबंध बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है ना। तो ये नरसिम्हन समिति फर्स्ट, इसने ही ऐसी बैंकिंग, त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना की संस्तुति दी थी। और इसने कहा था, क्या कहा था? इसने कहा था कि कुछ बैंक तो होने चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल के, कुछ होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल के, ऐसे होने चाहिए 3 से 4 बैंक तो ऐसे होने चाहिए, और कुछ बैंक होने चाहिए राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के, 4 से 8 बैंक होने चाहिए। और फिर कुछ बैंक होने चाहिए स्थानीय, कुछ होने चाहिए रीजनल बैंक, और रीजनल बैंक बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारे। ऐसी संस्तुति किसने की? नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने ना। तो ऐसा बताया आपने, विलय के बाद त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो नरसिम्हन समिति फर्स्ट, जिसने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर 3 से 4 बैंक होने चाहिए, नेशनल पर 4 से 8, और फिर रीजनल बैंक जो है बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 75वां प्रश्न है, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड कब स्थापित हुआ था और इसके प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक प्रवर्तक? वो एनएसडीएल की बात हो रही। ये एनएसडीएल क्या है? तो अब जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए आपको एक खाता खुलवाना पड़ता है, जिसे आप डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। और जो डीमेट अकाउंट जहाँ खुलवाते हैं आप, वो सीधा एनएसडीएल, इसके लिए 2 संस्थाएं हैं, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप एक खाता खुलवाते हो। आम खातों से तो ये शेयर खरीदे बेचे नहीं जा सकते। पहले क्या होता था? पहले तो कागज में काम चलता था, फिर इनको डिजिटलाइज कर दिया, यानी कि
डिजिटलाइज किया और उसके लिए 2 डिपोजिटरी संस्थान खोले गए, जिसका रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी जिसका रेगुलेशन करता है, एक तो एनएसडीएल और एक तो सीडीएसएल। तो एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1996 में हुई, और एनएसडीएल की स्थापना ये अपना भारत छोड़ो आंदोलन के जो डेट है वो इससे हम इसकी थी 8 अगस्त 1996 में। इसके 2 साल बाद सीडीएसएल की स्थापना हुई 1998 में। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। एनएसडीएल है जिसका मेनली प्रमोटर एनएससी है, और सीडीएसएल का मेनली प्रमोटर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 डिपॉजिटरी संस्थान हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप एक खाता खुलवाते हैं जिसे डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं, और जो डीमेट अकाउंट का खाता जो खुलता है वो आप खुलवाते हैं कोई ऐप पे, है ना, जैसे जेरोधा है या फिर ग्रो ऐप है, वहां पे आप सीधा यहाँ एनएसडीएल पे खाता नहीं खुलवा सकते, वो आप जेरोधा या वहां पे खुलवाएंगे। आपको कहाँ एनएसडीएल में सीडीएसएल में खुलवाना है, किस में खुलवाना है, ये तो भी वो ऐप वाले ही करते हैं, यानी कि वो किसी में भी खुलवा सकते हैं, वो उनके प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। मान लो जेरोधा पे आपने डीमेट अकाउंट बनवाया है तो वो आपका एनएसडीएल पे खुलवाएंगे या सीडीएसएल में, वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं, मान लो उन्होंने सीडीएसएल में मान लो खाता खुलवा दिया आपका डीमेट अकाउंट सीडीएसएल में, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी में ही ट्रेड कर सकते हैं, आप एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे एनएसडीएल वाले अगर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में खाता है तो वो एनएससी वाले बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी बात है। और ये 2 डिपॉजिटरी संस्थान है। अब हम और इनके रेगुलेशन से भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि एनएसडीएल जो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है कब स्थापित हुआ था, तो ये 1996 में स्थापित हुआ, और इसके प्रवर्तक थे आईडीबीआई जो इंडस्ट्रियल बैंक है, और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्य प्रवर्तक तो यही था एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और अन्य प्रवर्तक आईडीबीआई और यूटीआई। ये आपको ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया इसका, और बाकी सारे तो ये गलती हो गया, है ना। और इसमें मुख्य बात आपको ध्यान रखनी, इस स्थापना 1996 में हुई, और सीडीएसएल जिसके मुख्य प्रवर्तक बीएससी है, और इसके अन्य प्रवर्तक बहुत सारे थे, है ना, जिसको ऑप्शन में नहीं दिया, बहुत सारे थे। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? सेबी से रिलेटेड ये नेक्स्ट प्रश्न। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर पता है आपको कहाँ पे? मुंबई में। तो जहाँ हेडक्वार्टर होता है वहाँ रीजनल ऑफिस नहीं होते, है ना, हेडक्वार्टर में के तो नहीं होंगे, तो मुंबई जहाँ दिख रहा है उसको काटो, मुंबई को, मुंबई, फिर और कहा मुंबई, ये बड़ा मुंबई, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना सही उत्तर, दिल्ली। यानी एक तो अपना नॉर्थ में दिल्ली, फिर वेस्ट में जाएंगे तो सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद, फिर इधर ईस्ट में जाएंगे तो सबसे बढ़िया सिटी कोलकाता, फिर साउथ में जाएंगे तो सबसे बढ़िया सिटी कौन सी? चेन्नई। 1 मिनट, चलो। तो इस तरीके से इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा ना। तो इसे भी सतरे का लें कहाँ पे? दिल्ली जो ऊपर नॉर्थ जोन में दिल्ली, फिर वेस्ट जोन में अहमदाबाद, फिर ईस्ट जोन में कोलकाता, और साउथ जोन में चेन्नई। इसके अलावा सेबी के लोकल ऑफिसेज भी, ये तो क्षेत्रीय कार्यालय, लोकल कुल 18 ऑफिस, कितने? 18। तो ये भी ध्यान में रख सकते हो आप, 18 के नाम तो नहीं, बट जैसे नॉर्थ जोन में लखनऊ, जयपुर, ये सब बात है, इस तरीके से बहुत सारे नाम है। इसमें सिर्फ आप संख्या याद रखें, 18 इसके लोकल ऑफिसेज है। इसके अलावा ये क्षेत्रीय कार्यालय कितने हो गए? 1 2 3 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, और सेबी का हेडक्वार्टर तो कहाँ पे? मुंबई में। इसके अलावा सेबी की कुछ और बातें करें या इतना ही? और कौन सी बातें करें?
जैसे कर सकते हैं सेबी की करना चाहूँ तो यहाँ पे कर लेते हैं अपनी, फिर साथ में अपन समितियां भी रिवीजन कर लेंगे ना। समितियां दिख रही है आपको? हम्म, ओके। अब देखिए, तो सेबी की कुछ और बातें, जैसे सेबी की स्थापना तो आपको पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। 12 अप्रैल 1988 को इस सेबी की स्थापना हुई। फिर एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा है ना, फिर इसको वैधानिक दर्जा तो कब बना, इसको वैधानिक दर्जा बना मिला जनवरी 1991 में, 92 में, सॉरी 1992 में। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988। इसके अलावा अभी हमने बात की सेबी के हेडक्वार्टर तो मुंबई में है ना, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह है, एक तो अहमदाबाद में, और इसके अलावा कोलकाता में है, और इसके अलावा चेन्नई में है, और दिल्ली में, और इसके 18 लोकल ऑफिस है। इसके अलावा सेबी बोर्ड की बात कर लेते हैं, क्या ना, सेबी बोर्ड, सेबी बोर्ड क्या है ये देख लेते हैं। सेबी बोर्ड और इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं, फिर तो सारी बातें हो जाएगी ना। सेबी बोर्ड जो है वो, ये आपका हो गया सेबी बोर्ड। सेबी बोर्ड में कुल 9 सदस्य होते हैं, सेबी की वेबसाइट पे ऐसा बनाया हुआ है। कैसे बनाया है सेबी बोर्ड, इसमें 9 सदस्य होते हैं, और कितने, 9, यानी एक तो अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष जो है ये भारत सरकार द्वारा मनोनीत होता है, ये भारत सरकार द्वारा मनोनीत होता है। 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 तो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से अधिकारी होते हैं मेनली, है ना, और एक होता है वो आरबीआई से होता है, एक सदस्य आरबीआई से होता है। और 5 सदस्य होते हैं ना, 5 सदस्य वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, और 5 में से 3, 2 नहीं, 3, 3 होते हैं फुल टाइम मेंबर, है ना। तो ये सेबी बोर्ड है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। एक जो अध्यक्ष है वो जो है वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होता है। 8 सदस्यों में 2 सदस्य तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, वित्त मंत्रालय से, एक आरबीआई से होता है, और 3 जो है, 5 जो है वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, इसमें 3 जो है वो फुल टाइम मेंबर होते हैं। इसके अलावा आगे कितना बहुत है, या और करें डिस्कस, समीक्षा देख लेते हैं ना, थोड़ी वो आवाज आ रही होगी आपको पास में। समीक्षा से पहले सेबी की कुछ अभी फिलहाल कुछ पोर्टल चर्चा में है, जैसे डिजिटल टूल या रेगुलेटिंग टूल कह सकते हैं सेबी के, इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं उनको भी। ये तो स्कोर्स पोर्टल आप ध्यान में रखें, स्कोर्स पोर्टल। स्कोर्स पोर्टल क्या है, ये जो शिकायत निवारण, एक जिसपे ऑनलाइन आप जाके शिकायत कर सकते हो, आपको कोई भी, जैसे आप जेरोदा या कुछ कहीं पे भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है जिसमें आप शेयर की गड़बड़ी से रिलेटेड हो, या आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो स्कोर्स पोर्टल पे आप जाके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कोर्स पोर्टल के अलावा एक और पोर्टल था, पोर्टल तो नहीं, उसको रेगुलेटिंग टूल कह सकते हैं, BRSR। ये BRSR क्या है, तो ये मेनली जो ESG, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे में 1000 कंपनियां लिस्टेड है, इस 1000 कंपनियों की जो भी पर्यावरण संबंधी आकलन रिपोर्ट है, वो से भी इसको रेगुलेट करता है, तैयार करता है, और ये पब्लिश भी करता है। इसके अलावा ये ISCO, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज कमीशन बोर्ड है, उसका से भी सक्रिय सदस्य है, और वो अभी फिलहाल इसमें बहुत सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स भी हुए। इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी इंटरनेशनल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सक्रिय सदस्य है सेबी, और इसमें इसके जो नियमों का है वो अपने इसमें लागू भी करता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ध्यान में रखें आप, स्कोर्स, BRSR और IS से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चर्चा कर लेंगे इससे रिलेटेड थोड़ी और, है ना। अब हम समितियां देख लेते हैं, थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको, है ना। तो ये हमारी समितियां हैं।
सबसे पहले तो है हमारी राज्य समिति, जो कि कृषि जोत पर टैक्स लगाने से रिलेटेड है, कृषि जोत पर कर लगाने से संबंधित है, यानी मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स, एग्रीकल्चर जो इनकम होती है उसमें। दूसरा भगवती समिति, जिसका संबंध बेरोजगारी से, भगवती जी का संबंध किससे? बेरोजगारी से। दंतेवाला समिति, जिसका संबंध है बेरोजगारी का अनुमान लगाने से, बेरोजगारी का अनुमान। गोईपोरिया समिति, जो कि अपने अभी एक प्रश्न देखा था जिसका ऑप्शन में ये समिति थी, तो अगली बार क्या पता ये इस ऑप्शन से वो समिति का प्रश्न बन जाए, तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना, क्या पता मिलान करने में ये प्रश्न बन जाए। तो ये गोईपोरिया समिति जो है ना, इसका संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से, बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म से संबंधित है। तो गोईपोरिया समिति, जिसका ध्यान रखना है आपको, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। फिर मालेगांव समिति की बात करें तो ये प्राथमिक पूंजी बाजार, जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड है ना, और द्वितीयक में जैसे बीएससी एनएससी होता है, इससे प्राथमिक में मालेगांव समिति आप ध्यान में रखें। फिर राकेश मोहन समिति की बात करें तो ये आधारिक संरचना और उसकी वित्तीयन, फाइनेंस से रिलेटेड। फिर डीके गुप्ता समिति की बात करें तो ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। फिर बात करें सुंदर राजन समिति, जो कि खनिज तेल में सुधार से संबंधित है। पीसी अलेक्जेंडर समिति, जिसका संबंध आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण से है। तिवारी समिति, जिसका औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। फिर बीएन योगांधर समिति, जिसका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। फिर नंजुरुद्दप्पा समिति का रेलवे किराया भाड़े से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। भंडारी समिति, जिसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, ये ध्यान में रखा। भंडारी समिति, इसमें एक भंडारी समिति ध्यान में रखनी है अपने को। फिर ये राकेश मोहन समिति, गोईपोरिया, मालेगांव और राजगढ़ समिति, बस। उसके अलावा आबिद हुसैन समिति, छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए। वी आर वेणुगोपाल समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण। एमजी जोशी समिति का संबंध टेलीकम्युनिकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश होना चाहिए उस पर लेकर है। नीरज कुमार गुप्ता समिति, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने, तो ये जरूर ध्यान में रखें। नीरज कुमार गुप्ता समिति, जिसका संबंध कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने। फिर नरसिम्हन कमेटी, आपको पता है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला, इसको है ना। फिर रंगराजन समिति, ये तो याद रखनी है आपको। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन हो और निजी क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग उद्योग की कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, तो रंगराजन समिति ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा राजा सलेया समिति, जो कि कर सुधार से अभी प्रश्न में आई भी थी, ये समिति राजा सलेया समिति, एलपीजी रिफॉर्म के टाइम इस समिति का गठन किया गया। राजा सलेया, जिनको कर सुधारों का जनक भी कहा जाता है, और ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर सत्यम समिति, वस्त्र नीति से रिलेटेड है, इसको छोड़ो। फिर कुछ और समिति देख लेते हैं, जिसमें एससी शाह समिति एनबीएफसी से रिलेटेड है, ध्यान में रखें आप। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से रिलेटेड है। तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता रेखा के आकलन हेतु है। उसके अलावा हजारी समिति का संबंध औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति, केलकर समिति, और टैक्स पर भी इस समिति की, तो ये भी ध्यान रखें। फिर खुसरो कृषि ऋण पर है, और राजेंद्र चच्चर समिति का संबंध कंपनीज एंड एमआरटीपी एक्ट पे। फिर कुछ और समितियां हैं, जिसमें डॉक्टर विजय केलकर, इसका प्राकृतिक गैस मूल्य पर। सुशील कुमार समिति, बीटी कपास की खेती की समीक्षा। एनके सिंह समिति, विद्युत क्षेत्र में सुधार। चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। एनके काबरा समिति, फ्यूचर ट्रेडिंग। शंकरलाल गुरु समिति, कृषि विपणन। केलकर समिति, प्रत्यक्ष परोक्ष करारोपण। या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है। केलकर समिति 2-3 आएंगी तो वो ऑप्शन में उस हिसाब से आएंगी। इसमें सेन गुप्ता समिति, शिक्षित बेरोजगारी। और मल्होत्रा कमेटी, जो अभी हमने देखी थी, पूछी थी अभी, तो नहीं, बीमा सत्य सुधार। अब कोई भी कमेटी से रिलेटेड प्रश्न आया तो ये आप अगर 46 समिति, अगर 46 में भी अगर आप 20-25 इंपॉर्टेंट समितियां, उसका अगर आप जांच, 70 और उद्देश्य याद रखेंगे तो समितियों से रिलेटेड कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मल्होत्रा कमेटी, जिसका संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से है। फिर ज्योति बसु समिति, जिसका ऑक्ट्रोय समाप्ति पर रिपोर्ट, इसको छोड़ो। बलवंत राय मेहता, विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, पंचायती राज।
फिर शैलया समिति 2 आप ध्यान में रखें, शैलया राजा शैलया समिति 2 पहली तो किससे रिलेटेड थी, कर सुधार से, दूसरी थी काला धन की समाप्ति, रेडिकेटिंग ब्लैक मनी से रिलेटेड, रेडिकेटिंग ब्लैक मनी। फिर दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से रिलेटेड है, और वैद्यनाथ समिति सिंचाई से रिलेटेड, इसको छोड़। तो मेनली आपको राजा शैलया समिति 2 याद रखनी है, मल्होत्रा कमेटी बीमा सत्र सुधार से, केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण, एन के काबरा फ्यूचर ट्रेडिंग, चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, एन के सिंह, फिर उसके अलावा केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर, और एस जी शाह समिति एनबीएफसी, राजा शैलया समिति फर्स्ट कर सुधार से रिलेटेड है, रंगराजन समिति कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक स्तर भुगतान संतुलन, निजी क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। इसके अलावा नीरज कुमार गुप्ता समिति कैशलेस लेन देन बढ़ावा देने हेतु है। भंडारी समिति की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों बैंकों की पुनर्संरचना, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। फिर अपने सुखमय चक्रवर्ती समिति हो, नरसिम्हन कमेटी हो, मेनली जो सुखमय चक्रवर्ती समिति मॉनेटरी पॉलिसी उस पर विचार करने के लिए, उस पर सुधार के लिए थी। बीएन युगांधर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से रिलेटेड है। वही राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित जो कर संरचना है उससे रिलेटेड है। और मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से रिलेटेड है। गोईबोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, और राज्य समिति का संबंध कृषि और उन पर टैक्स लगाने से है। दंतेवाड़ा समिति बेरोजगारी का अनुमान से। एक और समिति की लिस्ट है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें भी 20-25 महत्वपूर्ण समितियां, और मेनली जो अपनी इंडियन इकोनॉमी उससे, इसमें तो मिक्स थी सारी, और इसमें जो मैंने बताई वो ध्यान रखना है ना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू, नमस्कार।